हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका प्रभाकर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 जुलाई और 30 जुलाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अंत में इसी लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, रोज की तरह आज हम डिस्कस करते हैं आज का मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जीतने का मतलब वही जानता है जिसने हार देखी हो। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं यानी जीत जाते हैं तो उसके पहले हमें कई हार का सामना करना पड़ सकता है। तो हार से डरना नहीं है, बल्कि हार को अपनी मजबूती बना करके अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो दोस्तों, आज का हमारा इस टारगेट है इस लेक्चर का 150 लाइक का। तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आप जितना सपोर्ट करेंगे स्टडी कर को, स्टडी कर भी आपको उतना ही सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों, पहला करंट अफेयर्स क्या है, इसको जानने से पहले हम एक और महत्वपूर्ण सूचना को डिस्कस करेंगे। सूचना क्या है दोस्तों, कि आप हमारे चैनल यानी स्टडी कर को खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको खबरी ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद स्टडी कर को फॉलो करना है। अगर आप खबरी ऐप पर स्टडी कर को फॉलो करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ऑडियो लेक्चर मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। तो ध्यान से सुनना है आपको। करंट अफेयर्स क्या है पहला, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है और जो टाइगर हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ही टाइगर डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2010 से और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से इसकी शुरुआत हुई थी। इस साल की थीम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। थीम आपके हर एक एग्जाम में पूछी जा सकती है किसी भी डे की। तो थीम क्या है इंटरनेशनल टाइगर डे की 2021 में, तो ध्यान से सुनिएगा क्या है थीम। देयर सर्वाइवल इज इन योर हैंड्स। यानी क्या है, एक बार और ध्यान से सुनिएगा, क्या है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की थीम। देयर सर्वाइवल इज इन योर हैंड्स। यह दिवस जागरूकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है, यानी हम टाइगर को किस प्रकार से सेव करें और उनको बचाएं कैसे और उनके प्रति हम किस प्रकार से अपनी ह्यूमनिटी दिखा सकते हैं। दोस्तों, विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में रहती है। यानी जितने भी पूरे विश्व में बाघ हैं यानी टाइगर हैं, उसकी 70% आबादी केवल भारत में रहती है। भारत में 2967 बाघ हैं, जबकि पूरी दुनिया में केवल 3900 बाघ ही बचे हुए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में टाइगर का हाल क्या है। दोस्तोस्तों, टाइगर जो है वो एक विलुप्त प्राय प्राणी की श्रेणी में आता है, लेकिन भारत ने इसका बहुत अच्छी तरह से संरक्षण किया है। 1972-73 से जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उसके बाद से टाइगर का जो प्रोटेक्शन है वो और बढ़ गया है, जिसके कारण भारत में आज यह स्थिति है कि 2967 बाघ बचे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं वो मध्य प्रदेश में है और टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश ही कहलाता है। दोस्तों, वर्तमान समय में देश में 28 राज्यों में 51 टाइगर रिजर्व हैं। कितने टाइगर रिजर्व हैं दोस्तों, 51 टाइगर रिजर्व हैं। और मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, ध्यान से सुनिएगा, 6 टाइगर रिजर्व हैं। इसलिए यहाँ पर बाघों की संख्या भी ज़्यादा है, तो इसलिए मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। अगला करंट अफेयर्स सुनिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, हाल ही में चर्चा में रहा है। कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। दोस्तों, कर्नाटक में एक पॉलिटिकल नाटक हुआ जिसके बाद से वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। तो अब नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं कर्नाटक के, तो वो बने हैं वासवराज बोम्मई। ध्यान से सुनिएगा इनका नाम एक बार फिर से, वासवराज बोम्मई कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों, कर्नाटक में BS येदियुरप्पा ने जैसे ही इस्तीफा दिया, इसके बाद अटकलें तेज हो गई कि अब कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। फिर इसके बाद विधायक दल की बैठक हुई और उसमें वासवराज बोम्मई का नाम चुन लिया गया और इस प्रकार से कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री कौन बन गए, वासवराज बोम्मई। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और इसमें स्नातक डिग्री हासिल की है दोस्तों। और फिर उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जनता दल से की और इसके बाद उन्होंने BJP को ज्वाइन किया। ठीक है दोस्तों, और आज वो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। दोस्तों, वासवराज बोम्मई की बात करें तो ये लिंगायत समुदाय से आते हैं। दोस्तों, कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का बहुत बड़ा महत्व है, यानी जो भी पार्टी लिंगायत समुदाय को अपने हाथ में ले लेती है उसी का चीफ मिनिस्टर बनता है या उसी की सरकार बनती है। तो अभी जो वासवराज बोम्मई के पहले
चीफ मिनिस्टर थे BS येदियुरप्पा, वो भी लिंगायत समुदाय से आते थे, और वासवराज बोम्मई भी लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। तो इसलिए लिंगायत समुदाय का अपने हाथ में लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों इसलिए लिंगायत समुदाय से ही चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। अब हम कर्नाटक की कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करते हैं। दोस्तों कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, और राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी कैपिटल बेंगलुरु है। और राज्यपाल कौन है जिनको हाल ही में बदला गया है? तो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, और थावरचंद गहलोत ने ही वासवराज बोम्मई को शपथ दिलाई है। अब कर्नाटक के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गोवा पड़ोसी राज्य हैं किसके? कर्नाटक के। दोस्तों यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। भारत के नक्शे में इनका बहुत ही बड़ा महत्व है, तो ध्यान से सुनिएगा कि कौन कौन सी नदियाँ हैं कर्नाटक में। कृष्णा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, वेदवती, कावेरी और हेमवती, ये महत्वपूर्ण नदियाँ जो हैं वो कर्नाटक में बहती हैं। यहाँ का प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम है। क्या है दोस्तों? भरतनाट्यम। कृषि यहाँ पर किसकी की जाती है, यानी सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी किसकी की जाती है? तो कॉफ़ी की जाती है। यानी पूरे देश में जितने भी कॉफ़ी का उत्पादन होता है उसका 59 और 60% जो उत्पादन है वो कर्नाटक में ही होता है। अब कर्नाटक में 25 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और 5 नेशनल पार्क हैं। तो अब वो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं वो देखते हैं। वानेर घाटा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये सभी कर्नाटक राज्य में हैं। दोस्तों शिव समुद्रम में एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। इसके अलावा यहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसका नाम है न्यू मंगलौर। तो आपको याद रखना है कि न्यू मंगलौर जो बंदरगाह है वो किस स्टेट में है? कर्नाटक में। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके। अगला करंट अफेयर से ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वरिष्ठ IPS अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है? दोस्तों वह कौन सा IPS ऑफिसर है जिसको दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है राकेश अस्थाना। तो राकेश अस्थाना एक IPS ऑफिसर हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। दोस्तों इसके पहले वो VSF में DG के तौर पर काम कर रहे थे, यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में काम कर रहे थे BSF में। फिर उसके बाद ये कुछ समय बाद रिटायर ही होने वाले थे, और उसके पहले उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। और हाल ही में उनका विरोध भी किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा में इनके खिलाफ प्रस्ताव भी पारित हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल में जो राकेश अस्थाना है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन चुके हैं। 1984 बैच के अफसर हैं, और ये अगले साल 31 जुलाई 2022 तक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बने रहेंगे। दोस्तों ये चर्चा में कब आए थे? जब इन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाले मामले को लेकर सुर्खियों में ये बन गए थे, क्योंकि चारा घोटाले जो मामला था उसमें चार्जशीट जो दाखिल की गई थी उसमें राकेश अस्थाना का प्रमुख नाम था। और अगर बात करें दिल्ली की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल, और उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। दोस्तों एक बात और ध्यान से सुनते हैं कि जो दिल्ली पुलिस है, ये दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है? तो दिल्ली पुलिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके अंतर्गत आती है। इसलिए जो आपने ज़्यादातर न्यूज़ में सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल हमेशा ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस हमें दे दो, यानी दिल्ली पुलिस उनके कब्जे में दे दो। तो अगर ऐसा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो राज्य सरकार है यानी दिल्ली गवर्नमेंट है उनके बीच अनबन बनी रहेगी अगर दिल्ली पुलिस राज्य सरकार के अधीन जाती है तो इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो पुलिस है वो राज्य सरकार को हाथ में नहीं दे रही है। इसका एक और कारण है कि जितनी भी एम्बेसी हैं और जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं वो सभी दिल्ली में ही हैं। अब उनकी सुरक्षा करने के लिए केंद्र सरकार बार बार दिल्ली पुलिस को अगर मांगेगी तो उसमें दिक्कत आएगी, इसलिए शायद हो सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पुलिस देने के लिए तैयार नहीं रहती है। दोस्तों अगला करंट अफेयर से अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा, ध्यान से सुनिएगा, इस स्थल का नाम धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है। तो ये धौलावीरा किस राज्य में है? तो दोस्तों ये गुजरात स्टेट में है, यानी धौलावीरा जो है वो गुजरात स्टेट में है, जो कि हड़प्पा युग से रिलेटेड एक नगर था। तो किस स्टेट में है? गुजरात में। दोस्तों अभी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। साल 2021 में भारत के 2 स्थानों को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है।
तो पहला स्तर था तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे हम रामप्पा मंदिर के नाम से जानते हैं, उसे शामिल किया गया। तो ये पहला ये हो गया। और दूसरा हो गया दोस्तों धौलावीरा। अब ये धौलावीरा है कहाँ? तो गुजरात में है। और जिला कौन सा है दोस्तों? कच्छ जिला। तो कच्छ जिले में है और गुजरात स्टेट में है कौन? धौलावीरा। अब ये धौलावीरा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक नगर है। तो इसी की प्राचीनता को देखते हुए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो अब इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो सभ्यता थी ये सिंधु नदी के किनारे थी, तो इसलिए इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो पहला स्थान जो खोजा गया था वो था हड़प्पा, तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? दयाराम साहनी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का काल यानी समय कब से कब तक माना जाता है? तो इसका समय माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व का जो समय है, उसी समय ये सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अब ये बलूचिस्तान कहाँ है? ध्यान से सुनिएगा, ये है पाकिस्तान में। तो ये बलूचिस्तान तक फैली हुई थी ये सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत ही प्राचीन सभ्यता मानी जाती है दोस्तों। और भारत की जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता ही है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों सुरकोटदा में सिंधु घाटी सभ्यता के में घोड़े के अवशेष मिले हैं। अब आपको दोस्तों सर्च करके आपको बताना है, इसको खोजना है कि ये सुरकोटदा आखिर है कहाँ है। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको बताना है कि ये सुरकोटदा जो स्थान है ये किस स्टेट में है, कहाँ पर है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे और आप लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, जिससे मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए हम और बेहतर कार्य कर सकें। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो वो कांस्य युग कहलाता है, यानी कांसे का युग होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हैं वो किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। और बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ये नगरीय सभ्यता थी, यानी इस समय बड़े बड़े नगर हुआ करते थे। बहुत ही बेहतरीन सभ्यता थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? तो दोस्तों वह कौन सी युवा खिलाड़ी है जिसने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? तो उनका नाम है बंतिका अग्रवाल। दोस्तों बंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने 11 राउंड में 9.5 अंक हासिल किए हैं। इसके बाद वो विनर बन गई हैं। दोस्तों तमिलनाडु की श्रीजा शेषाद्री ने 8.5 अंक प्राप्त करके तीसरा स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र की सौम्या स्वामीनाथन और तमिलनाडु की आर वैशाली क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर रहीं, यानी सौम्या स्वामीनाथन चौथे स्थान पर और तमिलनाडु की आर वैशाली 5वें स्थान पर रहीं। जूनियर ओपन वर्ग में तमिलनाडु की BS राहुल ने 9.5 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया है। अगला करंट अफेयर्स है, यानी अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों वो कौन महान बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? नंदू नाटेकर, तो जिनका हाल ही में 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो अब इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों। इनकी उम्र कितनी थी? 88 साल। और ये भारत के पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कौन? नंदू नाटेकर। नंदू नाटेकर भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता था। यह उपलब्धि उन्होंने साल 1956 में हासिल की थी। अपने बैडमिंटन करियर में नंदू नाटेकर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंच चुके थे। इसके अलावा उन्होंने 6 बार नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो ये उपलब्धि थी किसकी दोस्तों? नंदू नाटेकर की। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आने वाले जो एग्जाम होंगे वहाँ पर जरूर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इसमें स्टार लगा लीजिएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं आज के जीके डोज की। तो इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इन क्वेश्चन को। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे।
दोस्तों हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उदंड मार्तंड। दोस्तों उदंड मार्तंड का अर्थ क्या होता है? उगता सूरज। ध्यान से सुनिएगा, उगता सूरज। उदंड का मतलब होता है उगता हुआ, मार्तंड का अर्थ होता है सूर्य या सूरज, तो उगता हुआ सूरज। दोस्तों तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये अवधी में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस को हरियाणा का राज्य कवि कहा जाता है। दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी एथेंस, जो कि यूनान में है, और साल 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? यानी 8 बार गोल्ड मेडल हमने किस खेल में जीता है? तो वो जीता है हॉकी में, जो कि दोस्तों सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक है हॉकी में दोस्तों भारत के लिए। अब बात आती है, एक और क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन है कि भारत ने अब तक कुल कितने पदक जीते हैं? तो 29 पदक जीते हैं अब तक। दोस्तों आज की स्थिति तक अगर हम बात करें 29-30 जुलाई की, तो आज की स्थिति तक केवल 29 पदक ही जीत पाए हैं भारत ने कुल मिलाकर। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था हॉकी के लिए। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने सालों के बाद होता है? तो 4 सालों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और साल 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो साल 2012 में लंदन में ओलंपिक हुए थे। दोस्तों आप इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। अब हम डिस्कस करेंगे आज के रिवीजन वाले प्रश्नों की, जिनका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान से सुनिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर हैं? यानी टाइगर की संख्या बतानी है आपको कि कुल कितने टाइगर हैं। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? ये भी आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम किस राज्य से रिलेटेड है या संबंधित है? अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? ये आप बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ये अंतिम क्वेश्चन है। तो दोस्तों इन प्रश्नों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, तो जवाब आपको जरूर देना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों अनअकैडमी की। तो अनअकैडमी पर आप राजा गुप्ता को फॉलो कर लीजिएगा। जैसे ही आप राजा गुप्ता को फॉलो करेंगे और अगर आप वहाँ से कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको एक कोड यूज करना होगा, और वो कोड होगा राजा नंबर 1। क्या होगा दोस्तों? राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको उस कोर्स में बहुत भारी छूट दी जाएगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली क्विज करवाए जाते हैं, प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं दोस्तों। दिन भर पूरे दिन प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं, क्विज करवाए जाते हैं, और इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण PDF उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आप जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ पर 1 लाख से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें और स्टडी कर को सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।